गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम साइंस का चैप्टर नंबर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। कल हमने ये देखा कि मौसम क्या होता है। हमने जलवायु के बारे में पढ़ा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, हमने ये जाना। ठीक है, हमने कुछ एक जगह का टेम्परेचर वगैरह देखा कि दो अलग अलग जो रीज़न है, एरिया हैं, वो एक दूसरे से कैसे उनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब हम जलवायु और अनुकूलन देखेंगे। जलवायु का जो है सभी जीव जंतुओं पर गहरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वो रहते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं हमारे लिए वो जगह अनुकूलित है। जैसे कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप इजीली रह पा रहे हैं, आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, आपने उस चीज़ के लिए अपने आप को अनुकूलन बना लिया है। अगर आज आप पहाड़ी जगह पर जाकर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर आपको रहने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्योंकि आपको उस जगह की आदत नहीं है। ठीक है, आप अभी उस जगह के लिए अनुकूल नहीं है। आप घूमने जाते हैं पहाड़ी इलाकों में 2-3 दिन के लिए जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। बट अगर हम वहाँ कंटिन्यू रहेंगे तो हमें एक बार थोड़ी सी मुश्किल होगी। जो वहाँ पर लोग रहते हैं परमानेंट, उन लोगों को वहाँ की हैबिट हो चुकी है। तो हम जहाँ रहते हैं, हम लोग हैं या प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो जहाँ रहते हैं वो अपने आप को उस जगह के लिए अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली हम ये देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। जो जीव जंतु ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं वो अपने आप को वहाँ के अनुकूल कैसे बनाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और जो जीव जंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूल बनाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जो ध्रुवों के पास होते हैं, उत्तरी ध्रुव के पास या दक्षिण ध्रुव के पास। ठीक है, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ देश हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का और रूस। ठीक है, यहाँ ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं। और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र की जो जलवायु, अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में डिटेल में। ध्रुवीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वो सारा दिन बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ पर 6 महीने तक तो सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। यहाँ का टेम्परेचर मोस्टली -37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? ध्रुवीय भालू, पेंगुइन वगैरह यहाँ पर रहते हैं। तो वो इस मौसम में अपने आप को कैसे अनुकूल बनाते हैं, ये देखिए। ध्रुवीय भालू में अनुकूलन की क्षमता क्या होता है, ये देखिए। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, ठीक है, जिससे उनको गर्मी मिलती है। ये वाइट कलर के होते हैं, मतलब जिस कलर की बर्फ़ होती है उसी कलर के ये होते हैं, तो ये इतनी जल्दी दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, इसके परभक्षी और शिकार, मतलब इनका सेम कलर है जो बर्फ़ का है, तो ये एक तरह से ढक जाते हैं, और जो इनके शिकार होते हैं या दूसरे जंतु इसको खाते हैं वो इसको देख भी नहीं पाते। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं जो इनको सर्दी में गर्म रखती है। इनका शरीर शीत रोधित होता है और उनको गर्म रखता है। इनमें सूंघने की भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है ताकि ये अपने शिकार को आसानी से ढूंढ सके। इनके नाखून भी काफ़ी बड़े होते हैं, मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं, जो इनको बर्फ़ पर चलने में इनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो ये पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू हैं, अपने आप को इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद है एक पेंगुइन। पेंगुइन भी इस तरह के एरिया में रहता है, एक जंतु है। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, सफ़ेद कलर का। या ये भी आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। ठीक है, पेंगुइन के पैर कुछ इस तरह से होते हैं जो इनको तैरने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनका जो शरीर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इनका जो हेड है और पैर है काफ़ी छोटे होते हैं ताकि इनका जो सरफेस एरिया है वो कम रहे। इसके बाद देखिए
ध्रुवीय क्षेत्र में मेन तो पोलर बियर्स और हमने पेंगुइन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स भी हैं जो यहाँ रहते हैं। कौन कौन से हैं? मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। ठीक है, ये भी इन एरियाज़ में रहते हैं। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु गर्म होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर। सर्दियों के महीनों में भी जो टेम्परेचर है, तापमान है, 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है और गर्मी में तो 40 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई यहाँ बराबर होती है, पर इन क्षेत्रों में बारिश भी काफ़ी होती है, वर्षा काफ़ी होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। मतलब यहाँ के जो वन हैं वो काफ़ी घने हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं वो देखेंगे। इस तरह के एनिमल्स में जो जंगली बंदर हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी देखिए, ये रहते हैं। ठीक है, और लाल नेत्र वाला मेंढक, और कौन है? टूकन पक्षी। ये सब इस एरियाज़ में रहते हैं। और इस तरह से इन एरियाज़ में ना इन लोगों को इन एनिमल्स को फूड लेने में, अपना भोजन भी लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इनके पास कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जो टूकन नाम का पक्षी है उसकी लंबी चोंच होती है। ठीक है, जो कि फलों की शाखाओं तक आसानी से पहुंच जाती हैं। इसके अलावा जो मेंढक है उसकी जो जीभ है वो चिपचिपी सी होता है। इनकी जीभ जो होती है चिपचिपी होती है और ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रजाति का बंदर मिलता है जिसको हम लोयन टेल्ड लंगूर कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं की सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है। मतलब यहाँ पर जो रहते हैं मोस्टली जो जानवर हैं उनका जो सूंघने की शक्ति होती है और देखने की क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जो उनकी काफ़ी हेल्प करती है अपने शिकार करने में और अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए भी। जैसे कि बिलाव है और दूसरे जंतु जैसे शेर और चीता है, उनकी मोटी खाल होती है जिससे कि उनकी सुनने की शक्ति भी काफ़ी संवेदनशील होती है। हमें पिक्चर में दिखा रखा है, ये देखिए, लोयन टेल्ड लंगूर। इसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं। पश्चिम घाट के वर्षा वनों में ये पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये क्या है? चांदी जैसी सफ़ेद चादर अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिंबुक की तरह रहती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। और ये अपना जो मोस्टली टाइम है लगभग सारा टाइम पेड़ के ऊपर ही बिताता है। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ही जंप करता रहता है, वहीं से इसको अपना भोजन मिल जाता है। मोस्टली भोजन इसको अपना वहीं से मिल जाता है, इसको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद है हाथी। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग ये नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। और जो इसके बाहर के दांत होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले दांत देखिए, जो ये होते हैं इसको हम रद कहते हैं। वास्तव में ये रूपांतरित दंत होते हैं। इनसे जो हाथी या पेड़ों की छाल को आसानी से छील सकता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा, मतलब यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भोजन के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, तो हाथी को अपना भोजन ऐसे ढूंढने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। हाथी के लंबे कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। आपको पता है हाथी के जो कान होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, तो वो बहुत जो हल्की सी आवाज़ होती है उसको भी सुन सकता है। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक है। तो बेटा हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।